आज के दिन को चुना गया है। हकीम अजमल खां की बर्थ एनिवर्सरी भी हम इसको मनाते हैं और हकीम अजमल खां को याद करते हैं। इससे इस दिन का जो मुंसलिक करना, जोड़ना क्यों जरूरी है, ये ऐसा क्यों किया गया? जब हम तिब की तालीम हासिल करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हकीम अजमल खां से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस तिब की खिदमत दे चुकी हैं। हिप्पोक्रेटस इसकी मिसाल है, जालिनूस इसकी मिसाल है, अबुल कासिम ज़हरावी इसकी मिसाल है, ज़करिया राज़ी इसकी मिसाल है। तो ये दिन उन तमाम हस्तियों को छोड़कर हकीम अजमल खां जो बहुत बाद के हकीम हैं, बहुत बाद के तिब के तालिब इल्म रहे हैं और तिब की खिदमत अंजाम दी है, तो उनके नाम से ही जोड़ना क्यों जरूरी था? मेरे ये अल्फाज शायद बहुत ज्यादा लगे किसी को, लेकिन मैं इस बात को, अपनी बात को फैक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दौरे हाजिर के तिब के ताल्लुक से किसी को हम मुकर्रर कह सकते हैं तो वो हकीम अजमल खां को कह सकते हैं। उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं जो मैं दे सकता हूं आपको। पहली वजह, हकीम बुखरात को फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कहने की पहली वजह है, वो वजह ये है सर कि हकीम बुखरात ने इस इल्म तिब को खानदान की बंदिशों से निकालकर अवामुन नास तक पहुंचाने का जरिया बनाया। उससे पहले खानदान के बाहर लोगों को सिखाया नहीं जाया करता था। उनको ये फिक्र हुई कि अगर इसी खानदान के लोगों को सिखाते रहे तो ये तिब का जवाल का सबब बनेगा और ये बहुत बड़ा पेशा जो खिदमत का पेशा है और लोगों को आराम देने का पेशा है, लोगों के रूह को और उनके जिस्मों को सुकून और सेहत बख्शने का पेशा, ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने खानदान से बाहर निकालकर इसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब आप दोबारा गौर करें, वो दौर जब, जैसे सर ने जिक्र किया, अभी शकूर सर जिक्र कर रहे थे कि दो खानदान बहुत मशहूर हैं यहाँ पर, अभी भी हैं और थे भी, और ये जो पेशा था वापस उसी बंदिशों में आने की शुरुआत इसकी हो गई थी। सिर्फ दो खानदान थे जिनके लोगों को ये इल्म तिब सीखते थे, सिखाया जाता था, खानदान अजीजी और खानदान शरीफ। हकीम अजमल खां वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस अपने अंदर इस फिक्र को दाखिल किया और खानदान से बाहर निकालकर लोगों को सिखाने के लिए, न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों की तालीम के लिए भी, औरतों को सिखाने के लिए, ये फिक्र उस जमाने में हकीम अजमल खां को ही, तो उन्होंने औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी कॉलेज सेट किया, सिलेबस बनाया और उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी मिसाल, हकीम बुखरात ने इस तिब को, तिब यूनानी को, इर्रेशनल जो तरीका था, नॉन साइंटिफिक जो तरीका था, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे जब, आज भी ये तरीके खत्म नहीं हुए हैं, झाड़ फूंक, नॉन साइंटिफिक बंदिशों से निकालकर झाड़ फूंक, जादू टोना, साइंटिफिक थ्योरीज और साइंटिफिक फॉर्म जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पे इनको मुदव्विन किया। उस जमाने की साइंस थी, फिलोसफिकल साइंस, और अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ अखलाक हो, न्यूमरल थ्योरीज को हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ तबीयत हो जिसको इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, इसको साइंटिफिक एक नहज दिया, एक सिलेबस सेट किया और साइंटिफिक तरीके से इसको लिखाया। हकीम अजमल खां के जमाने में वापस वो दौर फिर आया जब इसको नॉन साइंटिफिक बताकर ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा एक लॉ, एक बिल पास किया और जितने भी देसी तरीका काम किए, यहां पर भी उन्होंने वापस वही सिस्टम किया कि उनको कहा कि नॉन साइंटिफिक है, आप क्या इसका साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास, जो बात आप कह रहे हैं आज की साइंस में इसको कैसे साबित करेंगे? हकीम अजमल खान ने डिफरेंट कंट्रीज के दौरे किए, न्यूजीलैंड गए, और उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ था और लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे दवाइयों को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरी इंडस्ट्रीज जब लगनी स्टार्ट हुई थी, तो हकीम अजमल खान ने सबको देखा, दौरा किया। वहां पर वापस इंडिया में आकर आपने सबसे पहला काम किया कि ये किया कि आपने एक साइंटिफिक रिसर्च यूनिट इस्टेब्लिश की और उस पर जो आज के दौर की जरूरत थी साइंटिफिक रिसर्च की, उसमें जैसे बच्चे ने बताया था उसमें कि सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी उस टाइम के बेहतरीन बॉटनिस्ट थे, उनसे उसमें रिसर्च कराई, और जो रावलपिंडी सर्पेंटिना या असरॉल का इस्तेमाल जो तिब यूनानी के अंदर होता आ रहा था ब्लड प्रेशर के लिए और अमराज दौरान खून के लिए, उसको, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उसके अलग कराया और उनके इफेक्ट्स को लोगों तक साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की। क्योंकि उस जमाने की जो साइंस थी, जब वो
कॉन्सेप्ट बनाए गए, फॉर्मुलेट किए गए, तो उस जमाने की जो साइंस थी फिलॉसफी थी, फिलॉसफी पढ़ते थे, वही समझी जाती थी और वही साइंस थी। अब जब टाइम चेंज हो रहा था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब वापस से आ रहे थे, तो लोगों को ये बातें समझ में आना बंद हो गई थी। बातें सही है या गलत है, कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, ये बात की चीज है, लेकिन लोगों को समझ आना बंद हो गया था, वो उस साइंस को समझ ही नहीं रहे थे। तो आपने क्या किया, वक्त की जरूरत को समझते हुए उसको साइंटिफिक शक्ल दी, जिस शक्ल में लोग उसको समझते हैं। ये तमाम फैक्ट्स हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ फैक्ट्स मैं बता सकता हूं जिससे हम आज के दौरान, अगर हम आज का हिप्पोक्रेटस कहें हकीम अजमल खां को, तो यह गलत नहीं होगा। तिब अगर वापस जिंदा हुई है, तिब अगर वापस जिंदा हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसकी सबसे बड़ी मेहनत उसके पीछे हकीम अजमल खां की। हकीम अजमल खां की जो पर्सनैलिटी है, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। हम आज के दिन जो उनको याद कर रहे हैं, या किसी भी पर्सनैलिटी को जो हम याद करते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? उसके पीछे मकसद ये है कि जो उनकी जिंदगी है उनसे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आज के दौर में बहुत रीसेंट टॉपिक चल रहा है, मैं इस टॉपिक की बात नहीं करूंगा, तो तिब के ताल्लुक से बहुत पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जो तिब के अंदर पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी परेशानियां आ रही हैं, चाहे उर्दू के ताल्लुक से हो, बहुत सारे उसमें तिब की तरक्की के ताल्लुक से हो, या NCSM का जो लॉ बना हो, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जिससे हमें ये लग रहा है कि तिब्बत यूनानी को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लाने के लिए साजिशें हो रही हैं, या तिब्बत यूनानी किन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आगे बढ़ नहीं पा रही। आप यकीन जानिए, हकीम अजमल खां की पर्सनैलिटी को जब आप पढ़ेंगे, उनके बहुत सारे उनकी खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये भी, और मशल राह है हमारे लिए, कि ये परेशानियां कोई नई नहीं है। ये परेशानी उस जमाने में भी आई थी जब पूरी तिब को ही खत्म करने की साजिश थी। आज तो सिर्फ एक छोटी सी चीज तिब से खत्म की जा रही है। तो ये परेशानी उस जमाने में भी थी, लेकिन आपने उस परेशानी को खत्म करने के लिए और तिब की तरक्की के लिए कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या हैं? वो हमारे लिए मशाल राह हैं। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें कैसे अपने आप को बचाने के लिए, तिब को बचाने के लिए काम करना चाहिए। उसमें दो लेवल पे मेरे यहाँ से काम किया जा सकता है। एक, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जाती तौर पे हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल लेवल पे जो बड़े लोग हैं उनसे कैसे करें। दोनों ही काम हकीम अजमल खां ने बखूबी अंजाम दिए उस जमाने में, जब तिब को हिंदुस्तान से खत्म करने की बारी आई। कि अंग्रेज पूरी साजिश कर रहे थे तिब को खत्म करने की। पहली चीज, ये बात कहना बहुत आसान है कि हकीम अजमल खां इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत थे, और लोग इतनी मोहब्बत करते थे उनसे, कि उनको हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट भी बनाया। एक अधिवेशन हुआ, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी बने। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे जो खिदमत है उनकी, आप ये समझिए कि जाती तौर पर उनकी जो खिदमत थी आवाम के अंदर, उसका लेवल ना, आप उस लेवल को समझिए कि लोग उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि तमाम के तमाम मजहबी बंदिशें, तमाम के तमाम बड़े और छोटे की बंदिशें, ये बहुत पीछे छोड़कर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पेशा जो खिदमत का पेशा था, उन्होंने ईमानदारी से इस पेशे को अपनाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। मैं एक बात बार बार कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, और इस बात को मुझे बार बार कहने में अच्छा भी लगता। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे, ये बात हम बार बार सुनते हैं, और हकीम अजमल खां फीस भी लिया करते थे। जो बड़े लोग हैं उनसे फीस लिया करते थे। मैं ये याद दिलाता हूं बार बार कि उस जमाने में उनकी फीस 1100 रुपए थी, और आज के जमाने में वो फीस जानते कितनी है? 2.5 लाख रुपए होती है। 2.5 लाख रुपए फीस लेने वाला इंसान, 2.5 लाख रुपए फीस लेने वाली शख्सियत फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकती है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन यही वो वजह है जो उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर अपने राज किया, लोगों के दिलों के अंदर पेवस्त हो गए, और लोग उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो पहली चीज जो अपनी खिदमत के जरिए से उन्होंने तिब को लोगों के अंदर आम किया, उनको लोग हकीम के नाम से जानते हैं। हकीम नाम उनके साथ ऐसा पेवस्त है, हम हकीम लगाने में अपने साथ क्या महसूस करते हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन
वो हकीम नाम से जिंदा है। तो पहली चीज, इस खिदमत के पेशे को हम एज ए खिदमत इस्तेमाल करें तो लोगों के अंदर इसकी मकबूलियत बढ़ेगी, लोग इस पैथी को जानेंगे, लोग इस पेशे को जानेंगे, और आपके साथ जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, जब आप बेलौस होकर उनकी खिदमत करेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरा, और बहुत मुख्तसर में ये बात जो मैं, दूसरा जो पहलू है कि उन्होंने अपने उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट को, चाहे वो उस जमाने के बड़े बड़े लोग मौजूद हों, खुद जो लॉर्ड हार्डिंग थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे काम कराना हो, जो ब्रिटिश हुकूमत तिब्ब को खत्म करने के लिए कानून लेकर आई थी, उन्हीं से उन्होंने आयुर्वेदिक तिब्बत कॉलेज के फाउंडेशन स्टोन लगवाया। ये उनकी शख्सियत थी, ये उनकी अप्रोच थी, ये उनका विजन था। तो हमें इन दोनों पहलुओं पर जो हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट है उनको इस्तेमाल करना, दूसरा उससे भी पहले लोगों की खिदमत का जज्बा इस तिब्ब के जरिए अपने अंदर पैदा करना, जो इस पेशे की रूह है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।